इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम फ्यूडलिज्म पे बात करेंगे, यानी फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। तो आप ये देखिए कि जो फ्यूडलिज्म का पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न यूरोपियन हिस्ट्री से आया है। यानी ये एट्थ टू 14th सेंचुरी का जो पीरियड है यूरोप में, उसमें एक चेंज आती है वहाँ पे। उस चेंज को नाम दिया गया है फ्यूडलिज्म का। वो मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो गया, एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई मिलिट्री और पॉलिटिकल, यानी मिलिट्री और पॉलिटिकल रिलेशनशिप, और ये सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें मिलिट्री का भी एक फैक्टर और पॉलिटिकल का हम इसको समझ सकते हैं कि बेसिक इसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री फैक्टर थी, और उसके साथ साथ ये सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप डिफाइन करता था। अब देखिए इसमें एक आप समझे उसको वेसल हम कहते हैं, यानी वेसल आप समझे एक आदमी है, एक छोटा सा आदमी है, किसी जगह एक आदमी है, तो वो प्लेज करता है, यानी एक अहद करता है लॉयलिटी कि वो एक वफादार रहेगा एक लॉर्ड का, एक हाकिम का। किसी जगह एक बड़ा हाकिम है, एक आदमी उठता है किसी एरिया से, वो उसको प्लेज करता है कि मैं मतलब आपके साथ एक वफादारी के साथ रहूंगा। तो इस वफादारी के बदले, यानी कि आप समझे कि एक बादशाह है, किसी जगह पे एक आदमी खड़ा होता है, वो एक प्लेज लेता है कि मैं आपके साथ वफादार रहूंगा। अब मतलब वफादारी के बदले एक लॉर्ड उसको एक ज़मीन का हिस्सा, इसको फीफ कहते हैं, उसको एक ज़मीन का हिस्सा वो देता है ताकि वो सस्टेन करे, यानी कि उसके जो घर के जो खर्चात हैं, इसी तरह से फिर उसको आर्मी एक लगानी है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती है, उस पर जो पूरा एक कॉस्ट जो आएगा, खर्चा उस पर आएगा, तो वो यहाँ से ही निकलेगा, इसी लैंड मतलब एक हिस्सा है ज़मीन का, उससे ये निकलेगा। तो इससे रिलेशनशिप पॉलिटिकल और मतलब आप समझे मिलिट्री रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी। अब ये यहाँ पे क्या करता था, ये यहाँ पे उनकी अपनी एक जो वेसल्स थे वो अपनी एक फौज लगाते थे जिनको नाइट्स कहते थे। यानी बादशाह है, बादशाह ने ज़मीन दी है लॉर्ड्स को। अब ये लॉर्ड्स ने इसको यानी पार्सल आउट किया है वेसल्स में, यानी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने हर जगह पे अपनी एक आर्मी लगाई है जिससे इसको वो मतलब चला रहे थे, जिनको कि नाइट्स कहते हैं। फिर एक पेजेंट्री इसमें आती है जो इस पे काम करती है। तो इस वजह से आप समझे एक ऐसा एक पैरामेडिकल या एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर ये डेवलप होता है। यानी बादशाह है, बादशाह ने ये जो लैंड है ये लॉर्ड्स की वहाँ पे मतलब उन्होंने दी है या उनकी ज़मीन है, ये लॉर्ड्स इसको तकसीम करते थे, उनमें देते थे जो कि उनको लॉयल्टी प्लेज करते थे। यानी अगर आपको आर्मी की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड करते थे। तो एक फीफ उनको सस्टेनेंस के लिए लैंड दी जाती थी। अब वो यहाँ पे इस लैंड को कल्टिवेट करते थे, फिर इसी तरह से वो सपोर्ट करते थे अपने आप को थ्रू वॉरियर, जिनको कि नाइट्स कहते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में भी कुछ स्कॉलर्स ने यानी इसका बिल्कुल इसी तरह से यानी एक सिमिलर डेवलपमेंट इंडियन हिस्ट्री में भी देखी। तो उसमें सबसे पहले कर्नल टॉड, जेम्स टॉड, उन्होंने 19th सेंचुरी में राजस्थान में इसी तरह का एक स्ट्रक्चर देखा था। यानी उन्होंने जो वेस्टर्न यूरोप में जो फ्यूडलिज्म आप एक समझे एक पीरियड रहा है हिस्ट्री का, उसको वो समझ रहे थे कि वेस्टर्न ये जो राजस्थान है 19th सेंचुरी में उसका एक पैरेलल है, यानी उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये असल में 1965 में उसमें आर.एस. शर्मा, एक एंशिएंट हिस्ट्री पे एक बड़े स्कॉलर रहे हैं यहाँ, उन्हें इंडियन फ्यूडलिज्म लिखा। तो असल में ये हेनरी पायरेन की थीसिस थी, जिन्होंने कहा था कि जो ट्रेड डेवलप, इंटरनेशनल ट्रेड वेस्टर्न यूरोप में डेवलप हुआ, उस वजह से यहाँ पे फ्यूडलिज्म की ये डेवलपमेंट हुई। तो उसी यानी ट्रेड डिक्लाइन के मॉडल को आर.एस. शर्मा ने इंडियन हिस्ट्री पे अप्लाई किया, और उन्होंने ये कहा कि सिमिलर यानी जिस तरह वेस्टर्न यूरोप में फ्यूडलिज्म था, इसी तरह इंडियन हिस्ट्री में भी 7th सेंचुरी से आगे चल के फ्यूडलिज्म का एक दौर शुरू होता है। तो ये भी यानी वो कहते थे कि गुप्ता पीरियड के बाद ही जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, वो उसमें डिक्लाइन आया, यानी उसमें एक जवाल आया, कमी आई उसमें। अच्छा, इसी से फिर अर्बनाइजेशन भी यानी अर्बन सेंटर्स का भी डिक्लाइन हुआ, उनका भी जवाल आया।
फिर जो इकोनॉमी थी, अब क्योंकि ट्रेड में डिक्लाइन आया तो लिहाजा इकोनॉमी रूरलाइज्ड हो गई, तो अब करेंसी नहीं थी यानी पैसा नहीं था स्टेट के पास, तो स्टेट ने अब क्या किया कि उन्होंने जो सैलरी देनी होती थी ऑफिशियल्स को, उसके बदले उनको ज़मीन के हिस्से दिए यानी टेरिटरी उनको सीड की। जिस तरह से यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में टेरिटरी दी जाती थी, उसके बदले वो होमेज और फिर जो आर्मी वार्मी की ज़रूरतें होती थी वो उससे पूरा करते थे। तो यहाँ पे भी यानी अब सैलरी के बदले लैंड ग्रांट्स देने शुरू हो गए। अब जब ये लैंड ग्रांट शुरू हो गए तो उससे जो फ्रेगमेंटेशन हो गई, यानी अब जो सॉवरेंटी थी उसमें डिवीजन होना शुरू हो गया, क्योंकि लोकल सेंटर्स पावर के डेवलप हो गए। तो ये आर.एस. शर्मा की थी कि मतलब एक ट्रेड का डिक्लाइन हो गया, इकोनॉमी रूरलाइज्ड हो गई, अच्छा करेंसी मतलब इश्यूज हो गए, अर्बनाइजेशन में डिक्लाइन आ गया तो उससे इकोनॉमी रूरलाइज्ड हो गई, और उसके बाद अब पैसा नहीं था, करेंसी नहीं थी, तो उसके बदले दैट इज वाई लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू दीज ऑफिशियल्स। तो अब जब ये लैंड ग्रांट्स देने शुरू हो गए तो उनको धीरे धीरे करके मुख्तलिफ पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर्स, तो अब वो आप समझे कि एक सेंट्रलाइज्ड मोरियन सिस्टम था, उसके बदले अब एक फ्रेगमेंटेड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम सामने आ गया। तो ये एक आर.एस. शर्मा की एक व्यू थी कि इंडियन फ्यूडलिज्म पे, यानी यहाँ पे सिमिलरली वेस्टर्न यूरोप के जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी डेवलप हो गया था, यहाँ स्टेट डेवलप हो गई थी। लेकिन 1979 में एक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के मेडिवल सेशन के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हरबंस मुखिया ने एक आर्टिकल पेश किया था कि वाज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडिया, जो बाद में द जर्नल ऑफ पीजेंट स्टडीज 1981 में इसमें पब्लिश हो गया था। तो इस पे हरबंस मुखिया ने क्रिटिसाइज किया आर.एस. शर्मा की इस व्यू को। वहां पे भी पायरीन थीसिस को भी काउंटर किया गया था, लेकिन यहाँ पे अब आर.एस. शर्मा ने इसको अब समझे कि इसका क्रिटिसाइज किया। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि क्या फ्यूडलिज्म कैन इट बी कॉल्ड ए वर्ल्ड सिस्टम, यानी क्या ये एक वर्ल्ड सिस्टम था या रीजनल सिस्टम था। तो उस पर उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया कि जो फ्यूडलिज्म था इट वाज बेस्ड ऑन कंजप्शन रादर देन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कैपिटलिज्म जिस तरह है वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है क्योंकि उसमें प्रॉफिट ड्रिवन एक मोटिव है, जबकि फ्यूडलिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ कंजप्शन पे बेस्ड था। लिहाजा हम इसको एक वर्ल्ड सिस्टम नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको एक रीजनल सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद उनने एक और, यानी यूरोप में क्या था और इंडिया की हिस्ट्री में क्या था, इसमें एक बेसिक आर्ग्यूमेंट उनका है फ्री पेजेंट्री, यानी कि जो इंडिया का पेजेंट था वो फ्री था। तो आर.एस. शर्मा ने, ये जो हरबंस मुखिया है, उन्होंने उसमें लिखा कि ये जो यूरोप में है वहां पेजेंट लैंड के साथ मतलब टाइड था, उसके साथ बंधा हुआ था। उसकी कई वजूहात थी। उसकी सबसे बड़ी वजूहात वहाँ का क्लाइमेट था, क्योंकि वहाँ सिर्फ 4 महीनों की सनशाइन होती थी और इन्हीं 4 महीनों में पूरा जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म करने होते थे। लिहाजा जब पेजेंट कम थे, इस वजह से वो जो लॉर्ड्स थे वो इनको उसी के साथ यानी बांध देते थे, वो उनको उसमें लगा देते थे। उसके बाद उनको फ्रीडम नहीं होता था कि वो आगे चल के किसी और जगह मतलब एक एग्रीकल्चर मतलब प्रैक्टिस करे। जबकि इंडिया में यहाँ पे 10 मंथ यानी 10 महीनों के लिए सनशाइन होती है। इसी तरह से यहाँ की ज़मीन का जो ऊपरी सतह है जो फर्टाइल है, तो उसमें ज़्यादा डिगिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि वेस्टर्न यूरोप में उसको और मतलब बहुत ज़्यादा डिगिंग की ज़रूरत होती है। फिर वो वहाँ पे मतलब वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल यानी प्लो, उसमें वो बात करते हैं कि वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम्प्ड बुल यानी जो जिसके मतलब ऊपर हम्प होता है उसको यूटिलाइज किया जाता था प्लॉग के लिए, तो लिहाजा वो और ज़्यादा उसमें एनर्जी प्रोवाइड करता था ताकि डीप डिगिंग हो। वेस्टर्न जो मतलब यूरोप था वहाँ पे ऐसे मतलब ये जो बुल्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो इस वजह से वो बात करते हैं कि मतलब एक वेस्टर्न यूरोप और इंडिया की मतलब कंडीशंस पे वो बात करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि यहाँ का पेजेंट फ्री था, लिहाजा यहाँ पे जो बेगार था वो एक एक्सेप्शन था, वो मोस्टली नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी वो अनपेड लेबर। जबकि वेस्टर्न यूरोप में मतलब ज़मीन की कमी थी, वहाँ सनशाइन सिर्फ 4 महीनों में होती थी, इसी तरह वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी कम थी, उसको डीप डिगिंग की ज़रूरत थी। इस वजह से वहाँ पे ऐसा मतलब सर्वडम डेवलप हो गया, या द पेजेंट वाज बाइंडेड टू द लैंड। इसी वजह से वहाँ की ऐसी कंडीशन थी, जबकि इंडिया में डिफरेंट कंडीशन थी। यहाँ
मतलब एक फ्री पेजेंट था। तो इस वजह से वो इसको चैलेंज करते थे कि क्या इंडिया में फ्यूडलिज्म था कि नहीं। अब जब उन्होंने ये मतलब ये एक व्यू पेश की, ये जो हरबंस मुखिया है, तो उसको फिर आर एस शर्मा ने मतलब उस पे एक और आर्टिकल उनका सामने आ गया था कि हाउ फ्यूडल वाज इंडियन फ्यूडल। तो उस इंडियन फ्यूडलिज्म, अब सबसे पहले आर एस शर्मा ने मतलब बात की थी कि ये सिंपली एक स्टेट एक्शन थी, जिस तरह डीडी कोसाम्बी ने इनसे पहले, यानी सबसे पहले इस पर डीडी कोसाम्बी ने ही बात की थी कि फ्यूडलिज्म फ्रॉम एबो, जो कि स्टेट मतलब ये जो लैंड ग्रांट्स थे उस वजह से स्टेट मतलब एक यहाँ पे स्टेट ने लैंड ग्रांट दी, उस वजह से फ्यूडलिज्म यहाँ पे डेवलप हो गया। फिर वो फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो की बात करते हैं, जिस तरह वो मेडिवल यानी सल्तनत पीरियड में आप समझे कि लैंड लॉर्ड्स का एक क्लास खड़ा हो गया पेजेंट्स और स्टेट के दरमियान, उसको फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो कहते हैं। तो आर एस शर्मा पहले ये स्टेट यानी लैंड ग्रांट से क्या हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन जब ये एक हरबंस मुखिया का आर्टिकल सामने आ गया, उसके बाद उनको अपनी व्यू जो थी उसमें थोड़ी चेंज उन्हें लाई। अब उन्होंने इसको कहा कि ये मतलब इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस, इस वजह से फ्यूडलिज्म यहाँ पे डेवलप हो गया। तो उसमें उन्होंने एक थॉट जो उसमें कलयुग यानी कि आप समझे कि एक डार्कनेस का एरा, तो उस लिटरेचर को उन्होंने सामने लाया कि ये एक पीरियड का सोशल क्राइसिस का पीरियड था, जिसको कि वहाँ का जो मतलब अपने टाइम का जो लिटरेचर है जिसमें फ्यूडलिज्म डेवलप होता है, तो उसमें कलयुग की बात होती है कि एक सोशल क्राइसिस को डिनोट करता है। तो उसमें वो पेजेंट अपराइजिंग्स की भी बात करते हैं कि यहाँ पे पेजेंट अपराइजिंग्स हो गई थी, इस वजह से हम इसको एक मतलब एक क्राइसिस का पीरियड, सोशल क्राइसिस हो गई थी, लिहाजा कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म था। अच्छा, अब आप देखिए कि उसके बाद ये मतलब अर्ली मेडिवल इंडियन सोसाइटी स्टडी ऑफ फ्यूडलिज्म, वहाँ पे उन्होंने चेंज लाई कि फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, यानी कि वहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर को, इस पीरियड के आर्ट और आर्किटेक्चर को दैट वाज स्टार्टेड बाय आर एस शर्मा, और फिर सामने वो लेके आए जिसको फ्यूडल माइंड कहते हैं। यानी आर्ट आर्किटेक्चर ये डिपेक्ट करता है कि एक स्ट्रक्चर यानी जो हायरार्किकल सिस्टम, लॉर्ड और वेसल की जो रिलेशनशिप, वो इस आर्किटेक्चर आर्ट में भी मतलब हमें एक सामने आ जाती है। तो आप देखिए उसमें जो मतलब ग्रेटिट्यूड, लॉयल्टी वगैरह वगैरह, ये जो फीचर्स थे इस फ्यूडलिज्म के, वो सामने आके आ जाते हैं। फिर एक और स्कॉलर है हमारे यहाँ डीएन झा, जो कि बड़े एक इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री पे एक अथॉरिटी, मार्क्सिस्ट, ये सारे असल में मार्क्सिस्ट, यहाँ तो प्रैक्टिसिंग मार्क, या फिर उनकी आप समझे कि उनकी वो हमदर्दिया मार्क्सिस्ट थॉट के साथ है। तो उन्होंने द फ्यूडल ऑर्डर, स्टेट, सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी इन अर्ली मिडिवल इंडिया, तो यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया द कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ जो जिसको फ्यूडलिज्म के, यानी उसके कल्चरल और आइडियोलॉजिकल ये जो डायमेंशन थे। तो आप समझे कि वो इसको समझ रहे थे कि अर्लियर भक्ति मूवमेंट जो यहाँ पे चली है इस पीरियड से ही, तो उसको ब्राह्मणिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन मतलब तस्वूर किया जाता था कि इट वाज एन रिएक्शन टू द ब्राह्मणिकल कल्चर। लेकिन झा साहब ये बात सामने लेके आ गए कि ये असल में ब्राह्मणिक मतलब ये जो इस तरह इस लाइन के जो हिस्टोरियंस थे, ये ब्राह्मणिज्म के खिलाफ एक मतलब एक रिएक्शन नहीं थी, बल्कि असल चीज जो थी वो यही थी कि ये जो ब्राह्मणिज्म ने उन्होंने इसको एक बटरेस किया और एक सिस्टम ये उन्होंने सामने लाया, क्योंकि फ्यूडलिज्म इससे डिपेक्ट होता है, क्योंकि फ्यूडलिज्म और भक्ति में सिमिलर मतलब आप समझे चीजें हैं। मिसाल दोनों जगहों पे आप देखोगे कि एक टोटल सरेंडर की बात, लॉयल्टी की बात करते हैं, तो जिस तरह भक्ति में टोटल सरेंडर और लॉयल्टी की बात करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे एक वेसल है जो कि मतलब एक अपने जो लॉर्ड है उसको सरेंडर करता है, उसके सामने सब कुछ, और उसको एक लॉयल्टी पेश करता है। लिहाजा भक्ति सिंपली डिपिक्ट करता है कि फ्यूडलिज्म का जो कल्चर था इस पीरियड में वही वो दिखाता है। और उसके बाद एक और डायमेंशन इसमें सामने आया जो ट्रेड डिक्लाइन था। अब देखिए रणबीर चक्रवर्ती या चट्टोपाध्याय उन्होंने ये बात सामने लाई कि दैट देयर वाज नॉट डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी ट्रेड वाज फ्लोरिशिंग इन दिस पीरियड। ये जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, आप इसको ट्रेड इन इंडिया और फिर ट्रेड इन अर्ली इंडियन सोसाइटी जो रणबीर चक्रवर्ती की बुक्स है, उसमें वो ये बातें सामने लेके आते हैं कि मतलब ये फ्लोरिश कर रहा था ट्रेड। वो जो वहाँ पे एक थीसिस
आर एस शर्मा ने पेश की थी कि ट्रेड का डिक्लाइन हो गया, उससे फ्यूडलिज्म यहाँ पे आ गया, तो ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ट्रेड वाज सर्वाइविंग इन दिस पीरियड। अच्छा, अब आप समझे एक और बात इसमें है जिसको हम सामंता सिस्टम कहते हैं, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो मौर्यन एम्पायर एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई थी। अब आप देखिए कि असल में जो सामंता सिस्टम है, इसके मीनिंग पे पूरा डिबेट है कि इसकी असल मीनिंग क्या है, लेकिन अमूमन ये नेबरिंग चीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समंदर गुप्ता ने एक पॉलिसी की थी, जो साउथ के किंग्स थे, जब उन्होंने उनको हरा दिया उसके बाद डायरेक्टली अपनी टेरिटरी में उन्होंने शामिल नहीं किया रीजन्स को, बल्कि उनको एक इंडिपेंडेंट मतलब इस तरह से उनको रूल करने दिया, सिंपली ताकि वो ट्रिब्यूट पेश करे, यानी उसकी ओवरलॉर्डशिप या जो सॉवरेनिटी है वो तस्लीम करे, लेकिन अंदर वो इंटरनली सॉवरेन हो। तो सामंता सिस्टम में भी यही था, यानी असल में इस पीरियड में एक चेंज आ गई कि टेरिटरी से शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ट्रिब्यूट, यानी अब वो जो किंग्स थे वो ये मतलब अफोर्ड नहीं करते थे, या अब उनको पॉसिबल नहीं थे, या उनमें ज़्यादातर यही कंफर्टेबल था कि वो टेरिटरी को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंपायर में लाए, उसके बदले उन्हें ट्रिब्यूट यानी थोड़ा सा वहाँ पे एक रेवेन्यू उनसे ले, और उससे वो वहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी चलती रहे। तो ये एक समानता सिस्टम है, यानी इन्होंने एक इंटरमीडिएट क्लास खड़ा किया जो कि मतलब एक आप समझे कि सेमी इंडिपेंडेंट थे। उसके साथ साथ जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, चाहे वो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे या टेम्पल्स को दिए जाते, या इंडिविजुअल्स को सेक्युलर ग्रांट्स जो कि सस्टेनेंस और मेंटेनेंस के इनको दिए जाते थे, तो धीरे धीरे करके उनको टैक्सेशन, फिर क्रिमिनल्स को पनिश करने का जो इनको मतलब राइट्स मिल गए, इस वजह से उनको थोड़ी बहुत जो अपनी अथॉरिटी है वो असर्ट करने का मौका मिल गया। तो इस वजह से आप समझे कि समानता सिंपली इसको इस पीरियड में ऐसे समझा जाता है कि ये एक सॉवरेनिटी जो किंग की थी उसमें मतलब आप समझे एक हायरार्कियल सिस्टम डेवलप हो गया, क्योंकि इनको बहुत सारी राइट सीड की गई। ये जो चीफ्स थे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, वो जुडिशियल सिस्टम अपना चला रहे थे, इस वजह से जो किंग की सॉवरेनिटी है उसमें थोड़ी कमी आ गई। तो लिहाजा अब इसको फ्यूडल मॉडल में एक मतलब एक हॉलमार्क इसको BNS यादव इसको समझते थे कि समानता सिस्टम फ्यूडलिज्म का एक हॉलमार्क है, यानी इससे हमें पता चलता है कि सॉवरेनिटी सीड हो रही थी, यानी फ्रेगमेंटेशन और डिसइंटीग्रेशन आ रही थी। तो यही उनका एक मतलब एक कॉन्सेप्ट था। ये जो लैंडेड इंटरमीडिएरीज आ गए स्टेट और पेजेंट्स के दरमियान, तो एक आप समझे कि एक पैरेलल पावर सेंटर्स इससे खड़े हो गए। तो जो BNS यादव यानी वो जो समानता सिस्टम को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि ये जो फ्यूडलिज्म है, इंडियन फ्यूडलिज्म का, इसमें समझते थे। अब आप देखिए इसमें RS शर्मा की क्या व्यू है। वो कहते हैं कि जो एमरजेंस ऑफ जो लैंडेड इंटरमीडिएरीज यानी जो दरमियानी जो लोग आ गए इसमें, क्योंकि एक आदमी जिसको लैंड दिया जाता था उसको अब लोग चाहिए थे ताकि उस पर कल्टिवेशन करे। अब जब वो एक बड़ा एक पोर्शन लैंड का उसको दिया जाता था तो उसको पार्सल करता था, यानी मुख्तलिफ वहाँ पे वेसल्स होते थे उनको दिया जाता था, वो फिर फर्दर उसमें पेजेंट्स लगाते थे, और इस तरह से एक पूरा एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो गया। तो ये जब हायरार्कियल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इससे फिर मतलब एक इसको वर्टिकल ग्रेडिएशन वो कहते हैं, यहाँ जो सॉवरेनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड पूरा एक आप समझे पैरेलल पावर सेंटर्स बन गए और एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वजूद में आ गया। लेकिन चट्टोपाध्याय जिनके इंटीग्रेटिव मॉडल पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो वो इसको समझते थे कि ये जो फ्यूडलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स है वो इसको ये जो समानता सिस्टम है वो इसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक कोहेसिव फोर्स है, यानी एक कोहेजन के लिए एक बड़ा इसने रोल किया, और ये था एक जिसको हम समझ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि जब वो रूलिंग लीनेज जब फैल रही थी, जिस पे हम बात कर चुके हैं कि लैंड मतलब एक एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद जो पीजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स हो गई थी, तो उसमें एक लीनेज जब स्प्रेड करती थी मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनको वहाँ लोग चाहिए थे ताकि वो उस एरिया को वो संभाले। तो इस वजह से समानता सिस्टम वजूद में आ गया।
अब जो वहाँ का एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वजूद में आ गया, तो ये अपने न्यूक्लियर एरिया में ठहरे थे, लेकिन जो इनका पेरिफेरी यानी जिस एरिया को इन्होंने कंट्रोल में लाया वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, उनको लोग ज़रूरत थे, तो उस जगह ये काम आ गए। तो लिहाजा मतलब एक रूलिंग लीनिएज इस समंता सिस्टम की मदद से एक बहुत बड़ा पावर बन सकती थी, और वो बने भी। यानी जब वो एक जगह काम कर रहे थे तो उसके बाद दूसरा जो एरिया जो उन्होंने कनकर किया उसमें उनको एक ऑफिशियल या एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, वो समंता सिस्टम ने उनको प्रोवाइड किया। तो अगर ये मतलब वर्टिकल था, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। तो इस वजह से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, और फिर एक्सपेंशन रूलिंग लीनेजेस का हो गया। तो ये पूरा एक मतलब एक जो इंडियन फ्यूडलिज्म पे डिबेट है वो यही है। यानी इसमें आप समझे कि पहले कर्नल टॉड आते हैं, उसके बाद कोसाम्बी फ्रॉम फ्यूडलिज्म फ्रॉम एबो और फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो आते लेके सामने आए वो। उसके बाद आर एस शर्मा की व्यू सामने आ गई कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड का डिक्लाइन हो गया और फिर लैंड ग्रांट्स दिए गए। फिर इसमें हरबंस मुखिया की व्यू है। हरबंस मुखिया इस पे बात करते हैं कि मतलब एक ना तो एक वर्ल्ड सिस्टम था ये फ्यूडलिज्म, और इसी तरह से वेस्टर्न यूरोप और इंडिया की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यानी कि यहाँ पे सर्वडम नहीं था, पेजेंट नहीं था, फ्री पेजेंट्री मेडिवल इंडिया में थी। जब ये हो गया तो फिर BNS यादव और उसी के साथ साथ RS शर्मा, इन्होंने एक वहाँ का जो लिटरेचर है उसको सर्च किया। फिर इन्होंने इसको कि ये पीरियड एक कलयुग का है, यानी एक इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस का पीरियड है। उसके बाद DN झा इसमें आ गए, तो उन्होंने फिर एक पूरा एक जो भक्ति कल्चर है कि भक्ति कल्चर और फ्यूडलिज्म में बिल्कुल सिमिलरिटीज़ हैं, यानी लॉयल्टी वगैरह वगैरह ये बिल्कुल सिमिलर फीचर्स हैं। फिर इसमें रणबीर चक्रवर्ती चट्टोपाध्याय जिन्होंने कि पूरा एक जो ट्रेड डिक्लाइन उसकी थ्योरी को पूरा एक चैलेंज किया। और एंड में इसमें जो समझने वाली है वो समंता सिस्टम की बात है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसकी सोसाइटी पे हम बात करेंगे। आज इसी पे इसको हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।